सो हेलो एवरीवन। आज हम फुल सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड 12th की सेकंड क्लास में हैं। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने कई सारी चीज़ों का डायमेंशनल फार्मूला डिराइव किया था और लास्ट में हम लोगों ने स्टोक्स लॉ से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला डिराइव किया था। तो अब क्लास 2 में हम और कई चीज़ों का डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सबसे पहले एक चीज़ टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है उसके लिए हम लोग के फॉर केल्विन यूज़ करते हैं। तो इसमें अब क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहली चीज़ तो अगर आपसे कहा जाए हीट, तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कहीं भी ये सिंबल यूज़ हो डेल्टा क्यू, तो आप इस डेल्टा क्यू के लिए एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ml² टी की पावर -2। अब एक रिलेशन होता है, आपने सुना होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को हीट दें और उससे उस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो एक रिलेशन यूज़ होता है डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा क्यू का मतलब है जो हीट हमने दी, एम का मतलब है मास, एस का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। तो अब यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों के बारे में तो हमें पता है। हमें जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है वो निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ml² T⁻² इज़ इक्वल टू m, और s तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें टेम्परेचर के बारे में पता है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला k होता है। तो m और m कैंसिल हो गया, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया L² T⁻² और k⁻⁻1। इसी तरह से क्या होता है कि कभी कभी जब हम हीट देते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उसका स्टेट चेंज हो जाता है। तो तब हम यूज़ करते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल। यहाँ डेल्टा क्यू का मतलब तो है हीट सप्लाइड, एम का मतलब है मास, और एल है यहाँ पर लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट फ्यूजन की भी हो सकती है और वेपोराइजेशन की भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर अगर हम इस एल यानी लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला निकालें, तो डेल्टा क्यू तो क्या है ml² T⁻², ये है m, और लेटेंट हीट का ये l हो गया, तो m और m कैंसिल। तो जो लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला है वो है L² T⁻²। इसी तरह से एक और चीज़ है, देखिए अगर मान लीजिए कोई एक रॉड है जिसकी सपोज जो लेंथ है वो लेंथ है x, इसके एक तरफ का टेम्परेचर है TH, दूसरी तरफ का टेम्परेचर है TL, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो हीट फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो ये जो हीट फ्लो होगी ना, इसका फॉर्मूला होता है KA TH-TL अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम मतलब जितने टाइम के लिए हीट फ्लो करे। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा क्यू का मतलब हीट है, ए का मतलब एरिया है, टी का मतलब टाइम है, टी एच और टी एल तो टेम्परेचर के डिफरेंस है, और एक्स लेंथ है। यहाँ पर ये जो के है
इस के को हम लोग कह देते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमें इस थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है। तो डेल्टा क्यू क्या है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। के तो थर्मल कंडक्टिविटी है। ए है एरिया। टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसको हम के कह सकते हैं। टाइम को हम कह सकते हैं टी अपॉन एक्स की जगह हम लिख सकते हैं एल। तो देखिए एक एल से एक एल कट गया, तो थर्मल कंडक्टिविटी आ गई। ऊपर लिखा है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन नीचे देखिए क्या लिखा है एल के और टी। तो एक एल से एक एल कट गया, तो थर्मल कंडक्टिविटी बन गई एम एल टी की पावर -3 और के की पावर -1। तो थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी की पावर -3 और के की पावर -1 के बराबर हो गया। ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी के बाद एक और चीज़ होती है, आपने सुना होगा, हम लोग लिखते हैं एमिसिव पावर। एमिसिव पावर जो है, जिसका सिंबल तो हम ई लिख देते हैं, ये है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एमिसिव पावर जो है, अब देखिए एनर्जी क्या है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। पर यूनिट एरिया क्या है भाई, एल स्क्वायर, और टाइम क्या है टी। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो एमिसिव पावर बन गई एम टी की पावर -3। ये है एमिसिव पावर का फॉर्मूला। ठीक है। अब एक और लॉ होता है जिसको हम कहते हैं स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ ये होता है कि एमिसिव पावर इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। यहाँ ई तो है एमिसिव पावर, टी का मतलब है टेम्परेचर, और सिग्मा का मतलब है स्टीफन्स कांस्टेंट। तो जैसा कि हमने अभी एमिसिव पावर को देखा था कि वो एम टी की पावर -3 था, इट इज़ इक्वल टू सिग्मा, और टी फॉर टेम्परेचर तो केल्विन की पावर 4। तो यानी कि सिग्मा बन गया एम टी की पावर -3 और के की पावर -4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। फिर एक और होता है इसके बाद, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो ये होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड बी। ये जो है बी है, इसको हम कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। तो वीन्स कांस्टेंट, अब देखो लैम्डा क्या है, लेंथ है, और टेम्परेचर क्या है, के है। तो ये इक्वल टू बी हो जाएगा। तो बी हो जाता है एल इंटू के। ये हो गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसके बाद और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर P है प्रेशर,
V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ml की पावर -1 T की पावर -2। वॉल्यूम के बारे में हमने पढ़ा था, L³ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। जब देखो यहाँ सबसे पहले मोल आया, फिर है R गैस कांस्टेंट और फिर है टेम्परेचर जिसको हम K लिख सकते हैं। तो R जो बनेगा ये बन जाएगा m, L की पावर -1 और L³ बन जाएगा L², T की पावर -2 और डिवाइड बाय हो जाएगा एक तो मोल और दूसरा केल्विन। तो देखिए R कितना बन गया, m L² T की पावर -2 K की पावर -1 और मोल की पावर -1। ये है गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद एक और होता है, आइडियल गैस इक्वेशन ही होता है, जिसको हम कहते हैं PV इज इक्वल टू N KBT। यहाँ P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, इन दोनों का तो मिलाकर आया था ml² T की पावर -2। N का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये एक प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। फिर KB और टेम्परेचर तो केल्विन है, तो यहाँ KB बन गया ml² T की पावर -2 और केल्विन की पावर -1। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हो गया। इसके बाद आते हैं एक और पॉइंट पर, चलो ये तो हीट वाले हो गए काफ़ी सारे। अब इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग A कहते हैं। तो चार्ज जो है, चार्ज होगा करंट इनटू टाइम। तो यहाँ से Q बनेगा A इंटू टी, ये हो गया। अब आपने सुना होगा एक लॉ जिसको हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, देखिए सपोज एक चार्ज है Q1 यहाँ पर, एक दूसरा है Q2 यहाँ पर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो इनके बीच जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर F तो फोर्स है, Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, R है डिस्टेंस और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी। तो हम एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R²। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया, देखिए चार्ज है AT और दूसरा भी AT, तो A² T² अपॉन 4 और पाई, ये तो खैर प्योर नंबर है। F है फोर्स, तो ml T की पावर -2 और R यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट बनेगा m की पावर -1, L और L² बन गया L की पावर -3, T की पावर -2 जब ऊपर गया तो T² बना और T² और T² बन गया T की पावर 4 और A²। तो m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A²। ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है परमिटिविटी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका कि सिंबल ई है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, mL/2 अपॉन चार्ज का क्या है, AT। तो E बन जाएगा mL/3 और A⁻⁻1। ऐसे ही अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसका सिंबल होता है V, और ये V होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो V हो जाता है, वर्क डन क्या हो गया, देखो mL² T⁻⁻2 अपॉन चार्ज क्या हो जाता है, A×T। तो यहाँ से V बन जाएगा mL² T⁻⁻3 और A⁻⁻1। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, एक रिलेशन होता है Q = CV। यहाँ पर Q है चार्ज, V है पोटेंशियल और C है कैपेसिटेंस। तो जैसा हमें Q के बारे में पता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला AT है, C है कैपेसिटेंस जिसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन जो V है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है mL² T⁻⁻3 और A⁻⁻1। तो C बन जाएगा AT अपॉन mL² T⁻⁻3 A⁻⁻1। तो यहाँ से C हो जाएगा, देखिए m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻⁻3 और T जाके T⁻4 बन जाएगा और A का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से एक और आपने सुना होगा ओम्स लॉ, कि अगर V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट और R है रेजिस्टेंस, तो V = हो जाता है IR। V क्या होता है भाई, mL² T⁻⁻3 A⁻⁻1। I क्या है, A और R। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ गया, mL² T⁻⁻3 A⁻⁻2। तो इलेक्ट्रिसिटी के तो इतने ही टर्म्स हैं। इनके बाद एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि हमें पता भी है कि अगर कोई पार्टिकल जिसका चार्ज Q है वो V वेलोसिटी से चल रहा हो और इस जगह पर एक मैग्नेटिक फील्ड हो B और दोनों के बीच का एंगल हो थीटा, तो जो फोर्स इस पर लगती है वो होती है QVB साइन थीटा। तो फोर्स जैसा कि हम जानते हैं mL/2, चार्ज होता है AT, वेलोसिटी L⁻⁻1, B मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये डायमेंशन लेस हो जाता है। तो T और T⁻⁻1 ये कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m⁻⁻2 और A⁻⁻1। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, इसी तरह से एक और फॉर्मूला है, अगर कोई वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, तो उससे कुछ d डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I अपॉन
2πd। तो B यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो m t की पावर -2 a की पावर -1। ये जो म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट को हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। I है करंट, और 2 और पाई तो प्योर नंबर हैं, और d है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो म्यू नॉट I का मतलब हो गया a अपॉन 2 पाई, और d कितना है l। तो म्यू नॉट बन जाएगा m l t की पावर -2 और a की पावर -2। ये है म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है भाई, परमिएबिलिटी भी हो गई। और इसके बाद एक चीज़ हो सकती है मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो होता है BA cos थीटा, जहाँ B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, A का मतलब है एरिया, और थीटा का मतलब है B और A वेक्टर के बीच का एंगल। तो हम देख सकते हैं कि जो फाई है, B का डायमेंशनल फॉर्मूला तो m t की पावर -2 a की पावर -1 है। एरिया क्या है भाई, l स्क्वायर, और cos थीटा डायमेंशनलेस है, तो फाई बन गया m l स्क्वायर t की पावर -2 और a की पावर -1। ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, एक और टर्म होता है सेल्फ इंडक्टेंस, जिसका सिंबल L होता है। तो ये जो फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम LI करके लिख सकते हैं, जहाँ पर L है सेल्फ इंडक्टेंस और I है करंट। तो फाई का तो डायमेंशनल फॉर्मूला जैसा कि आपने देखा, ml स्क्वायर t की पावर -2 और a की पावर -1 है। इट विल बी इक्वल टू L, और I का मतलब है अगेन करंट A, तो L यानी सेल्फ इंडक्टेंस बन जाएगा ml स्क्वायर t की पावर -2 और a की पावर -2। ये है सेल्फ इंडक्टेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिए। इनके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम याद रखें। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि अगर L यानी सेल्फ इंडक्टेंस अपॉन R रेजिस्टेंस ये दिया हुआ, तो ये जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला T के बराबर आता है। इसी तरह से अगर R है रेजिस्टेंस और C है कैपेसिटेंस, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला T के बराबर आता है। फिर इसके बाद एक और है स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू सी। L है सेल्फ इंडक्टेंस, C है कैपेसिटेंस, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला T के बराबर आता है। फिर एक और चीज़ है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्साइलन नॉट। म्यू नॉट का मतलब था परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और एप्साइलन नॉट का मतलब था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L t की पावर -1 के बराबर आता है। इसके बाद एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ अ फोटॉन। एनर्जी ऑफ अ फोटॉन। एनर्जी ऑफ अ फोटॉन का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, जहाँ E तो क्या है एनर्जी, C है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा है वेवलेंथ, और H जो है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो E है hc बाय लैम्डा।
तो हम सबके डायमेंशनल फॉर्मूला रख देते हैं, m l स्क्वायर टी की पावर -2 इज इक्वल टू h, c का मतलब है l टी की पावर -1 अपॉन लैम्डा क्या है, l ही है, तो ये l और l कैंसिल हो गया, तो h बन गया m l का स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन टी की पावर -1, तो h बन जाएगा m l स्क्वायर टी की पावर -2 + 1 यानी टी की पावर -1। अब ये तो डायमेंशनल एनालिसिस के सारे फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस पर। तो डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कि डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू derive the formula of a physical quantity in terms of other quantities। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए, एग्जाम्पल है ना, कि फोर्स डिपेंड्स ऑन, फोर्स के बारे में कहा गया कि फोर्स डिपेंड्स ऑन किन किन चीज़ों पर। पहली चीज़ मास m, दूसरी चीज़ वेलोसिटी v, तीसरी चीज़ रेडियस r। तो हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है इट इज़ प्रपोर्शनल टू m टू द पावर x, v टू द पावर y और r टू द पावर z। तो हम जब इस प्रपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट k मिल जाएगा। ये जो k है ये डायमेंशनलेस है और ये आएगा m टू द पावर x, v टू द पावर y और r टू द पावर z। अब मैं जिस के जो डायमेंशन है वो यहाँ रख देता हूँ, तो m l t की पावर -2 इज इक्वल टू, k तो खैर हट गया, तो m की पावर x, फिर उसके बाद वेलोसिटी है तो एल टी की पावर -1 जो है उस पूरे की पावर y और r यानी लेंथ जो है उसकी पावर z। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एम एल टी की पावर -2 इज इक्वल टू m टू द पावर x, l टू द पावर, देखिए 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड और t की पावर -y। तो अगर हम पावर्स को इक्वेट करें तो m की पावर x है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो हम x को कह सकते हैं 1। ऐसे ही अगर आप l की पावर देखें तो y प्लस z है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 1 है, तो y प्लस z इज इक्वल टू 1। और t की पावर देखिए -y है राइट साइड में और -2 है लेफ्ट साइड में, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो y की वैल्यू 2 है तो
2 प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू -1 आ गई। तो फोर्स था k टाइम्स m की पावर x तो 1, v की पावर y तो 2 और r की पावर z मतलब -1। तो फोर्स बन गया k टाइम्स mv² अपॉन r। अब ये जो k है इसकी वैल्यू हम डायमेंशन की मदद से नहीं निकाल सकते, तो हम अपना फॉर्मूला यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्लास 2 यहीं पर ख़त्म होती है। अब क्लास 3 में हम यही जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे।